गुजराना, आप दिख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया की बढ़ती टेंशन और क्रूड में उछाल, बाजार पर बड़ा भारी। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,200 के नीचे आया। बैंकिंग शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव, करीब 800 पॉइंट फिसला बैंक निफ्टी। वहीं करीब आधे % की बढ़त के साथ मिड कैप इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव, करीब 2% फिसला निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। साथ ही रियल्टी, ऑटो में भी दबाव। वहीं फार्मा में तेजी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। फार्मा में मैनकाइंड और फार्मा 3% से ज्यादा चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही सरकारी बैंक इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर। अच्छे नतीजे के बाद रिलायंस में खरीदारी, पहली बार किसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू निकला 3 लाख करोड़ रुपए के पार। उधर कमजोर रिजल्ट के बाद टूटे एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक बैंक। तीनों शेयर 3 से 6% फिसलकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शुमार। आज के बिग स्टॉक्स, स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। अच्छे नतीजों के बाद पीएनबी ने पकड़ी रफ्तार, शेयर करीब 4% उछला। साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील भी चमका। वहीं स्पॉटलाइट एक साइड में भी खरीदारी, उधर मजबूत चार्ट के दम पर चला एम्फसिस, लेकिन मेक और ब्रेक शेयर एचडीएफसी एएमसी फिसला। कच्चे तेल का भाव $90 के पार निकलने से ऑयल इंडिया में जोश, शेयर 5% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। ओएनजीसी में भी 2% की तेजी, लेकिन महंगे कच्चे तेल से इंडिगो फिसला। भारी हंगामे से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र, 7 अहम बिल पास करवाना चाहती है सरकार। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल किया पेश। सदन शुरू होने से पहले बोले मोदी, मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों ही प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और स्पेन बना फुटबॉल का नया बादशाह, फाइनल में मेसी की अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फरहान टोरेस रहे जीत के हीरो, स्पेन ने दूसरी बार जीता खिताब। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुचंदानी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले कराते हैं समय का बाजार का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। और बाजार में मूड बिगड़ा हुआ है, दबाव देखने को मिल रहा है क्लियरली, और कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स तो काफी पेन में दिखाई देंगे आज के सेशन में। इस समय अगर देखें निफ्टी को तो आधा % से ज्यादा नीचे है, 24,200 के नीचे स्लिप होकर इस समय दिन के लोअर लेवल्स पर के आसपास ही कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी पेन क्लियरली विजिबल है, फाइनेंशियल्स पेन में दिखाई देंगे। 148 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में 850 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स है वो भी कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहे हैं। अर्निंग्स का भी इंपैक्ट दिखा है, जो कि ड्रैग कर रहे हैं बाजार को नीचे। कंपैरेटिवली मिड कैप्स आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे, आधा % की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। ये आप देखिए एचडीएफसी बैंक पोस्ट अर्निंग्स किस तरीके का रिएक्शन, 5% नीचे ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक फिर भी आधा % ऊपर है। अच्छा, एक बार मार्केट के जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है वो एक बार एक एक करके आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जिसमें रुपये को भी देख लेते हैं और साथ ही साथ नजर डालेंगे क्रूड के प्राइसेस पर भी, और उसके बाद निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखेंगे, और बाद में फिर सेक्टर्स की तरफ रुख करेंगे। रुपए आपकी स्क्रीन पर 96.46 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 18 पैसे कमजोर होकर यहां ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्नैपशॉट देखेंगे मार्केट का तो ब्रेंट $91 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस समय, और वापस से जो ब्रेंट की तेजी है वो फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली जो दायरा ब्रेंट का है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देख लेते हैं, वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है। बड़े बैंकों का कितना पार्टिसिपेशन है निफ्टी को नीचे खींचने की तरफ वो आप क्लियरली देख सकते हैं। ऑटोज और बैंक्स दो ही ऐसे पॉकेट्स है जो प्रेशर डाल रही हैं। एचडीएफसी बैंक की तरफ से अकेले 90 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। एक्सिस बैंक 61-62 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है। नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट मारुति सुजुकी, एमएनएम भी करते हुए। पॉजिटिव साइड पर भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला और जेएसडब्ल्यू स्टील है। अब एक बार एनएससी स्टैट्स और सेक्टोरल हीट मैप क्विकली और देख लेते हैं आज के सेशन में। और इस समय अगर नजर डालेंगे एनएससी स्टैट्स पर तो जो मार्केट की ब्रेथ है वो अभी भी नेगेटिव साइड पर ज्यादा इंक्लाइंड है, कंसीडरिंग फिर भी मिड कैप्स में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। 1460 स्टॉक्स जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, 1563 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे तो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में बनी हुई है, भले ही मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है। और उस खरीदारी वाले मूड में 2-3 पॉकेट्स तो क्लियरली है शामिल। एक तो फार्मा है ही, 2.25% ऊपर है। निफ्टी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल्स में बाइंग नहीं है, दिग्गज प्राइवेट बैंक नहीं चल रहे हैं, लेकिन छोटे सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी है। 1.5-2% ऊपर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है, 1% ऊपर मेटल भी है।
एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस में भी आधा आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। पेन में है ऑटो 1% नीचे, रियल्टी 1% नीचे है। बाकी निफ्टी बैंक का आपने जिक्र किया है, ऑलरेडी 1.5% की नुकसान के साथ ट्रेड हो रहा है। प्रदीप नमस्कार, बताएं पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू आप दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को टिल मार्केट क्लोजिंग, क्या सजेशन इंडेक्स लेवल पर? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। फ्राइडे के सेशन में हमने 1% से ज्यादा का एक उछाल देखा था, तो करीबन उससे आधे से थोड़े ज्यादा गेन गवा के निफ्टी ट्रेड कर रहा है। पर ये एक खराब आउटकम नहीं है, कंसिडरिंग के जो क्रूड वॉल्यूम में हमने अपों देखी फ्राइडे के सेशन में 4% की, और आज के सेशन में भी सुबह ये करीबन 3-3.5% ऊपर था। हालांकि वहाँ के से ये थोड़ा पुल ऑफ हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइस में। सेटअप में अगर देखूं तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं दोनों मेन इंडाइसेस, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो उसलिए आज से 20 डीएमए 34 डीएमए के जो सपोर्ट हम ट्रैक कर रहे हैं वही सपोर्ट हम ध्यान में रखेंगे। निफ्टी के लिए 20 डीएमए का सपोर्ट करीबन 24,100 पे है, तो ये आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट तो वॉच आउट रहेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर 34 डीएमए करीबन 23,900 पे बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ऑन द हायर साइड जो फ्राइडे के सेशन में टॉप बना था 24,367 का, वो रिसेंट अगर फॉल हम देखें जो 7 और 8 जुलाई के बीच में हमने बड़ा फॉल देखा था, तो उसके 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल के साथ कोइंसाइड हुआ था ये 24,667 का टॉप जो फ्राइडे को बना था। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होता है तो फिर ऑन द हायर साइड 24,530 के लेवल रिटेस्ट हो सकते हैं। तो ये लेवल्स की बात हुई निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे 20 डीएमए का सपोर्ट और जो रिसेंट बॉटम्स हैं अर्ली चार्ट्स पे 20 डीए में तो खैर इसका थोड़ा सा ऊपर है, पर इसके जो सपोर्ट्स हैं अर्ली चार्ट्स पे वो करीबन 57,400 57,300 के बीच में। तो ये एक इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट तो निफ्टी बैंक के लिए रहेगा। ऑन द हायर साइड 58,600 का जो टॉप बना था फ्राइडे को, वो रफली जो 7 जुलाई को टॉप बना था उसके साथ कोइंसाइड हुआ है, तो एक इमीडिएट का काम करेगा। पर जैसे कि मैंने बताया मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट नजदीक है, तो यही सपोर्ट ध्यान में रख के इनमें पॉजिटिव बायस होल्ड करेंगे। और जबकि ये दोनों मेन इंडेक्स डाउन है, स्मॉल कैप और मिड कैप काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ध्यान रहेगा बाइंग की साइड में। सेक्टर की अगर बात करें तो पीएसयू बैंक्स जो आपने बताया वो हमारा प्रेफर्ड सेक्टर है। इसके अलावा रियलिटी, फार्मा, डिफेंस, ये कुछ पॉकेट्स हैं जो हमको अच्छे लगते हैं। तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक बताइए, स्ट्रैटेजी क्या है प्रदीप आपकी? जी, तो फार्मा सेक्टर का जो मैंने जिक्र किया उसमें से एमक्योर फार्मा मेरे को पसंद आ रहा है। एमक्योर में जो हाई बना था 1944 का 25 जून को, वहां से एक अच्छा करेक्शन देखा हमने। रिसेंटली लास्ट वीक इसने 34 डीएमए के सपोर्ट को टेस्ट किया और वहां से एक रिबाउंड हमको दिख रहा है। अर्ली चार्ट्स पे आज ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 1840 के आसपास चल रहा है एमक्योर फार्मा, इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। 1790 से 1790 का स्टॉप लॉस रख के 1930 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन में आज के सेशन में करीबन 0.3% की बढ़त देख रहे हैं। एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। इसके अर्ली चार्ट्स पे 7785 का रेट चल रहा है, यहाँ पे ले सकते हैं। 7615 7615 का स्टॉप लॉस रख के 8200 8200 के टारगेट के लिए दोनों ही स्टॉक में 3 से 4 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा, और ये दोनों ही स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रेकमेंड की गई हैं। आज इनफैक्ट केमिकल्स में बाइंग देखने को मिलेगी, पीएसयू बैंक स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के भी नंबर्स भी आए हैं और स्टॉक 3.5% ऊपर ऑलरेडी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मुनाफा यहाँ पर 1111 करोड़ से बढ़कर 1660 करोड़ के आसपास रहा है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिखा है और देखिए नंबर्स आते आते एक सडन स्पॉट स्टॉक में दिखाई दिया और इस समय दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार करते हुए 3.25% की बढ़त। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 2747 करोड़ से बढ़कर 3688 करोड़ के आसपास रही है। नेट एनपीए 0.22% से सुधरकर 0.8% पर रहे सिक्वेंशियल बेसिस पे, तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार दिखाई दिया है। प्रोविजनिंग भी 1006 करोड़ से घटकर सिक्वेंशियल बेसिस पे 834 करोड़ के आसपास रही है। तो एसेट क्वालिटी फ्रंट पर भी नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं और ओवरऑल भी, जिसके कारण ये तेजी देखने को मिली है। और आप पीएसयू बैंक पॉकेट उठाकर देखें, पीएनबी, बीओबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सभी बैंक स्टॉक्स में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। ऑल द फाइनेंशियल्स का मूड बिगड़ा हुआ है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं एक
आईपीओ की। प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी इंडो एमआईएम का आईपीओ 23 जुलाई को खुलेगा। 27 जुलाई तक निवेशक इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। कंपनी की जो प्राइस बैंड है वो 461 से 485 रुपए के बीच रखा गया है। कंपनी की योजना इशू से 3811 करोड़ जुटाने की है। कंपनी कहां इस रकम का इस्तेमाल करेगी, साथ ही क्या है आगे की योजना, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ है इंडो एमआईएम के होल टाइम डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्णा चिवुकुला। साथ ही हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पी बालासुब्रमण्यम भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जो प्रिसीशन कंपोनेंट इंडस्ट्री है वो कैसा परफॉर्म कर रही है इस समय। जो मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग कारोबार है वहां पर किस तरीके का कामकाज दिखाई दे रहा है, और व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रोथ यू आर एंटिसिपेटिंग इन दिस सेगमेंट। The global MIM market is, depending upon which industry report you read, somewhere between $4 and $5 billion in 2026. We are a significant player in that, but we also believe we have plenty of room to still grow in that market. With there's many new applications coming up all over the world globally. Many interesting opportunities in India, in Indian manufacturing, and Make in India, which are going to drive more and more MIM components. When you think about aerospace machining and investment casting, those are gigantic markets, much larger parts, much larger price points. The aerospace casting or aerospace and IGT casting industry is at least a $50 billion, $60 billion industry globally. And we have only just recently entered that in the last 4 or 5 years. It has tremendous upside for growth and also has a lot of tailwinds in terms of industry demand, industry growth. There's a lot of growth in the demand for jet engines as well as land-based gas turbines. I think we've all heard about the requirements of AI data centers and their power requirements and the on-site generation requirements. That's fueling a sustained and long increase in demand for all components related to land-based gas turbines as well as jet engines. Okay. Also, Bala and Krishna, to both of you, tell us more about your business segment. How much do they contribute, and which segment is you expecting to grow faster? Roughly 30% of our business is in defense in the normal course, normal years, and about 20% is in medical. 25 to 30% is in automotive, and consumer and other industries contribute to the balance. We are seeing great growth in numbers for consumer segment in days to come, especially in the next 2 to 3 years because of the new PLI policy that is introduced by the government of India. And we are also seeing great growth in defense in India because of the fact that government of India has given quite a few licenses for manufacture of firearms in India. Internationally, we find that medical business will grow significantly, and defense business in Europe will grow significantly. These are the growth drivers for the company. Okay, fair enough. And also we were going through the company customer details and more about business, and we found out कि जो आपके top 10 customers account हैं वो significant portion of revenue को constitute करते हैं. तो जो largest customer concentration है आज की डेट में वो कहाँ है, और how you are managing that risk? Well, there is some concentration. I think if you really look at it, the top 10 customers parts contribute to about 38-39% of the company's revenue, which is some amount of concentration, but it's not horrible concentration either. If you expand, instead of the top 10 customers, maybe make it to the top 30, 35, then perhaps you're talking about 70, 80% of the company's revenue. And then there's a very long tail of smaller customers. Maybe they're only doing a few parts, or maybe they're doing many parts and lower volumes that make up the other 20%. And we feel like this is a very healthy mix, because many times what happens is, a customer starts by converting or wanting to try MIM, and they start with one part. And once they've tasted the success and the amount of money that they can save and the speed at which their deliveries happen by using this technology, they start using it more and more. So many of our top customers today came out of that long tail 20 years ago. So we're very active in ensuring that we're always bringing in new customers, so that we've got the future growth, so that those customers can grow into the major accounts in the future. Okay. Also, if we see FY26 revenue growth, the numbers have been decent. 26% के आसपास की growth रही है, but EBITDA margins have declined from 28% to 25.5%.
एग्जैक्टली क्या वजह रही है मार्जिन कंप्रेशन के पीछे और क्या आउटलुक है यहाँ से मार्जिन ग्रोथ को लेकर? Madam, actually the margin is totally dependent on the combination of business that we do. The years in which we have more of defense and more of medical, you will have better margins. The years in which we have more of consumer, we will have slightly lesser margin. So the growth factor in different years are different. Last year was a particular year in which consumer business went up very significantly. Its margin accretive. In percentage terms, the number is definitely down because that contributed very significant numbers in the last year. In the current year, we don't expect the same kind of growth in that segment. So the original businesses such as defense and medical will come back and they will occupy a significant portion, because of which margin should improve. Okay. Well, thank you Bala and Krishna for joining CNBC Awaaz, and good luck with your IPO plans and the future growth ahead. इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते कुछ और खबरों की तरफ। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। सरकार का फोकस जहां ज्यादा से ज्यादा बिल पास करने को लेकर है, वहीं विपक्ष नीट यूजी पेपर लीक, साथ ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी और सोनम वांगचुक के अनशन समेत कई मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर रही है। क्या है डिटेल्स और किस तरीके का संसद का कारोबार इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं। आलोक, बताइए, मॉनसून सत्र की शुरुआत तो हुई है, बट कौन कौन से अहम मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, आज से जो शुरुआत हुई है मॉनसून सत्र की, इसमें सरकार की तरफ से 7 बिल पेश करने की तैयारी है और इसमें कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बिल पास हो। इसमें सबसे अहम जो बिल है वो है FCRA अमेंडमेंट बिल। इसके अलावा इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ जो अमेंडमेंट बिल है ये भी है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर अमेंडमेंट बिल है। इसके अलावा जो MSME डेवलपमेंट बिल है और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के निवारण विधेयक है। तो ये इंपॉर्टेंट बिल पेश होने हैं इस बार संसद में। लेकिन विपक्ष की रणनीति दूसरी है। विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रहा है कि जिस तरह से नीट अंडर ग्रेजुएट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा आया, साथ ही साथ जो कई सारे और मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार संसद में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर आज जब से संसद का सत्र शुरू हुआ, लोकसभा और राज्यसभा 2 बार स्थगित हो चुका है और फिर से अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत हुई है। देखना होगा कि कौन कौन से बिल अहम पास होंगे। लेकिन मैं आपको अपडेट बता दूं कि सुबह जो संसद शुरू हुआ तो एक महत्वपूर्ण बिल जो कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला अमेंडमेंट बिल था, उसको पेश कर दिया गया है। इसके अलावा हो सकता है राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जो वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान से जो प्रोटेक्शन बिल है उसको पेश कर सकें। तो ये तमाम चीजें आज के दिन लाइनअप है। लेकिन सरकार विपक्ष लगातार सरकार को इन तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक हुआ और साथ ही साथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला चल रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ पर अनशन सोनम वांगचुक और जो दूसरे पार्टी यहाँ जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार लोकसभा संसद में हंगामा करने की तैयारी कर रहा है और कोशिश कर रहा है। ओके, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। इस बीच एक बार ब्रेंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और जो खबर आ रही है आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, उस पर क्विकली नजर डालते हैं। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएस के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर मीडिएटर्स की तरफ से प्रपोजल मिले हैं। तो यूएस युद्ध को लेकर मध्यस्थों से प्रस्ताव मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बयान आते हुए दिखाई दिया है और इसीलिए इनफैक्ट अगर आप देखें तो ब्रेंट जो $90 $91 के नजदीक ट्रेड करा था, वहां थोड़ी सी नरमी आते हुए दिखाई दी क्लियरली स्टेटमेंट के बाद। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली कहा है कि MOU अगर वर्थ वाइल होगा तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा। काफी सारे प्रपोजल्स मीडिएटर्स से उनको मिले हैं विद रिगार्ड्स टू वॉर विद द US और इसीलिए इनफैक्ट एक बार क्रूड भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। क्रूड अब $90 के नीचे आ चुका है, इनफैक्ट $89 के आसपास इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो लगभग $1 की कमी यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है स्टेटमेंट के आने के बाद। हालांकि अभी कितना फ्रूटफुल होगा, क्या आगे डेवलपमेंट्स होंगी, उस पर्सपेक्टिव से स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर MOU कोई होगा और वो वर्थ वाइल होगा तो ही उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन काफ़ी प्रपोजल्स इस वॉर को लेकर
मिले हैं, ये कह रहा है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान आते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार यूएस के फ्यूचर्स भी देख लेते हैं, इनफैक्ट वहां पर भी क्या कुछ रिएक्शन इस बयान के बाद आते हुए दिखाई दिया है, क्योंकि वहां भी रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप यूएस के फ्यूचर्स देखेंगे तो ब्रेंट तो कम हुआ ही है, $1 के आसपास की नरमी यहाँ देखने को मिले। इनफैक्ट अब $89 के आसपास आ चुका है। 90.50 के आसपास ट्रेड कर रहा था शो की शुरुआत में, इस समय 89.24 के आसपास लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और यूएस के फ्यूचर्स में भी रिकवरी इस स्टेटमेंट के बाद आते हुए दिखाई दी है। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो क्विकली मार्केट पर तो नजर डालेंगे ही, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर भी रहेंगी नजरें। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट अभी प्रेशर के साथ ही ट्रेड करते हुए, लेकिन फोकस रहेगा यूएस फ्यूचर्स पर और कच्चे तेल के प्राइसेस पर, जो कि नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आप देखें लोहिया कंपनी, आज हम बातचीत करेंगे लोहिया कॉर्प के होल टाइम डायरेक्टर गौरव लोहिया से, साथ ही सीएफओ अनुपम अग्रवाल से भी होगी चर्चा। इसके अलावा जीएनए एक्सेल्स के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी। बात करेंगे कंपनी के एमडी एंड सीईओ रणबीर सिंह से एक ब्रेक के बाद लोहिया कंपनी में। नमस्कार।